हाँ, तो इसमें पढ़ने वाले थे सोशल जस्टिस में ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019। तो 2019 का जो अधिनियम है ट्रांसजेंडर के लिए, इसके अनुसार वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है। इसके अंतर्गत उभय पुरुष या उभय स्त्री में परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल होंगे। अतः भिन्नताओं वाले व्यक्ति ट्रांसजेंडर या किन्नर, हिजड़ा, आरावणी और जोगता जैसी श्रेणियां इसमें शामिल हो जाएंगी। वो ट्रांसजेंडर हो गए। ट्रांसजेंडर स्वयं अनुभव की गई लिंग का पहचान का अधिकार, यानी स्वयं जो अनुभव करते हैं उसका उन्हें पहचान बनाने का, स्वयं के आधार पर अनुभव करने का अधिकार है। फिर ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का भी अधिकार है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। फिर ट्रांसजेंडर को शैक्षिक संस्थान, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं में अनुचित व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच और उनका उपयोग, कहीं भी निवास करने तथा संपत्ति का उपभोग, किसी सरकारी या निजी पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के लिए, या अनुचित व्यवहार का निषेध का प्रावधान है। सरकार निजी संस्था, रोजगार के मामलों के साथ साथ पदोन्नति आदि में भी भेदभाव नहीं करेगी। उनके साथ पदोन्नति में या नौकरी में भेदभाव नहीं करेगी और इसकी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा समाज में उन्हें समावेशित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। फिर सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्था ट्रांसजेंडर को शिक्षा, खेल, मनोरंजन की सुविधा बिना भेदभाव के प्रदान करेंगी। तो खेल की, शिक्षा की और मनोरंजन की सुविधा बिना भेदभाव को उन्हें मिलेगी। सरकार द्वारा ऐसी कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का निर्माण किया जाएगा और ट्रांसजेंडर संवेदनशील और गैर विभेदकारी होंगे। तो ट्रांसजेंडर के साथ संवेदनशीलता बरती जाएगी और भेदभाव नहीं होंगे और उनके अनुसार कार्यस्थलों का निर्माण होगा। फिर सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति के जीविकोपार्जन को सुगम बनाने और उनमें सहायता करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत वित्तीय प्रशिक्षण तथा रोजगार भी है, तैयार करेगी। तो उन्हें वित्त का प्रशिक्षण देगी और रोजगार के लिए उन्हें तैयार करेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बंधुआ मजदूर या भीख मांगने पर मजबूर करने, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने में बाधा तथा उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने या उन्हें घरों या गांवों में जबरन निकालने के दोषी पाए जाने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान होगा। पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए सलाह देने और उनकी देखरेख करने, मूल्यांकन उपायों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का प्रावधान है तथा सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, तो सब जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान होते हैं, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इनके लिए शिकायत नियंत्रण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान है, यानी शिकायत को नियंत्रित करने का प्रावधान होगा इसमें। फिर द ट्रांसजेंडर प्रोसेसन है 2020। तो ट्रांसजेंडर के लिए प्रोसेसन है 2020 में। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति नियम 2020 उस प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं जिनके लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं अपनी पहचान के लिए। और यह नियम उन्हें सर्टिफिकेट जरिए होने के तरीके के बारे में बताता है। तो जो रूल है 2020 का, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण करेगा और उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के बारे में तरीका बताएगा। फिर सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी, तो इसमें किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देता है और उसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट उसको जारी करेगा। अब है सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कि आवेदन में आवेदन को निम्न कागज जमा करना होगा। आवेदन का फॉर्म, एक एफिडेविट जिनमें उन्हें ट्रांसजेंडर होने की घोषणा करनी होगी। फिर सरकारी अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदन को सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जो कि आवेदन की तारीख से 1 वर्ष के लिए उनके क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उन्हीं के लिए वो जारी करेंगे। आलोचना है कि इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है और जो नालसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है, तो इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है। ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर के लिए डीएम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना और फिर लिंग परिवर्तन के बाद पुनः प्रमाण प्राप्त करना और फिर लिंग परिवर्तन के बाद प्राप्त करना इस प्रक्रिया को जटिल और बोझिल बना देता है। किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार करने पर मात्र 2 वर्ष की कैद का प्रावधान भेदभावपूर्ण है, क्योंकि आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के साथ रेप करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कुछ किन्नरों के संगठनों की आलोचना है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा में इनके रहन सहन के तरीके को शामिल नहीं किया गया है, तो उनके रहन सहन के संगठन हैं, तो उनकी आलोचना है कि संगठनों के उनके रहन सहन के तरीके को शामिल नहीं किया गया। फिर ट्रांसजेंडर परसेप्शन एक्ट 2019 यह निर्देशित करता है कि लोगों को अपने जेंडर की पहचान स्वयं करने का अधिकार है और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी किसी व्यक्ति की खुद की पहचान को राज्य द्वारा मान्यता देता है। यह स्पष्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन में साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को ट्रांसजेंडर परसेप्शंस रूल्स 2020 में जरूरी क्यों बनाया गया है। पर रूल 2020 जो है, तो रूल 2020 में यह अपेक्षा की गई है कि रिपोर्ट सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट में होनी चाहिए। देश में साइकोलॉजिस्ट की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आवेदन करते समय साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट हासिल करना मुश्किल है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट नहीं है देश में। फिर रूल 2020 जो है वो कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदन को सर्टिफिकेट जारी करेगा जो आवेदन की तारीख से 1 वर्ष से पहले उस क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इस प्रावधान में भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन करते समय दबाव बढ़ जाएगा, जो सही नहीं है। मतलब वो कैसे साबित कर पाएंगे कि हम रह रहे हैं। तो रूल 2020 में झूठा आवेदन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है, परंतु अथॉरिटी किस आधार पर तय करेगी कोई व्यक्ति झूठा आवेदन कर रहा है। तो 2019 में सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए झूठा आवेदन करने के लिए सजा निर्दिष्ट नहीं की गई। सजा क्या हुई, पहचान स्पष्ट नहीं है, तो इसमें कमियां हैं यानी। तो निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर का जो अधिनियम है, तो ट्रांसजेंडर अधिनियम 19 और ट्रांसजेंडर अधिनियम 2020 की कमियों को कमोबेश मात्रा में परिलक्षित करती हैं, उनकी कमियों को उजागर करती हैं। बावजूद इसके अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय के रक्षोपाय की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि इस समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर अधिनियम को लागू करते समय इनकी शिक्षा रोजगार को सुनिश्चित किया जाए। तो इनको लागू करते, जब पहचान पत्र लागू करते हैं, तो उसमें शिक्षा और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। फिर ट्रांसजेंडर के लिए प्रमाण पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इस अधिनियम में तर्कसंगत तरीके से समायोजित किया गया। इस कानून के पक्ष में जो कानून है, तो इस कानून के पक्ष में जनमत का निर्माण करते हुए संवेदनशील और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाए, यानी कानून को निर्णय को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, तभी समुदाय को सशक्त कर सकते हैं और सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना कर सकते हैं।
यहाँ पे अति संवेदनशील वर्ग और इसमें है वृद्ध। अति संवेदनशील में वृद्धों के लिए है। तो भारत में वृद्ध का अर्थ क्या है? वृद्धों को परिभाषित किया गया है इसमें। तो भारतीय समाज में जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है वह वृद्ध कहलाएगा। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 10.38 करोड़ यानी 8.5% है, 8% है। यानी जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 60 लाख है। और जो 60 वर्ष से 80 वर्ष से अधिक उम्र है उस ऐसे व्यक्ति 60 लाख है। 60 लाख है और 60 वर्ष के अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ही वृद्ध कहा जाएगा। फिर अनुमानित है कि वर्ष 2050 तक ये संख्या क्रमशः 32 करोड़ तथा 4.8 करोड़ हो जाएगी, लगभग 20% हो जाएगी। जो भी 8% है वो 20% हो जाएगी 2050 तक। वृद्धों की संख्या यानी बढ़ेगी। भारत में वृद्धों के अति संवेदनशीलता का स्वरूप और समस्याएं, यानी उन्हें क्या संवेदनशील का स्वरूप कैसे संवेदनशील है और समस्याएं क्या हैं। तो शारीरिक और मानसिक रूप से वो असक्षम होंगे। पारिवारिक निर्णयों में घटती भूमिका होगी। सामाजिक निर्णय में घटती, यानी समाज के निर्णय भी नहीं ले गए, परिवार के निर्णय नहीं ले पाएंगे और अपने शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो जाएंगे वो व्यक्ति। फिर पीढ़ीगत या सामाजिक सामंजस्य की समस्या होगी, यानी पीढ़ियों के साथ वो सामंजस्य नहीं कर पाएंगे और नई पीढ़ी के साथ सामंजस्य की उन्हें समस्या होगी। फिर आर्थिक सुरक्षा की भी समस्या होगी। तो फिर आर्थिक सुरक्षा तथा परिवार समाज की अपेक्षा से मानसिक तनाव उन्हें समाज से भी अपेक्षा मिलेगी, परिवार से भी मिलेगी, तो मानसिक तनाव और बीमारियां उन्हें हो सकती है। वह वृद्धों के लिए वृद्धों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, यानी वृद्ध हैं तो उनका गुणवत्ता कैसी हो, गुणवत्ता सूचकांक बनाया गया है। 2021 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा वृद्धों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया है। तो उनकी गुणवत्ता में स्वास्थ्य प्रणाली शामिल है, सामाजिक कल्याण, वित्त कल्याण, आय सुरक्षा। तो भारत जीडीपी में 1% पेंशन पर खर्च होता है। तो स्वास्थ्य प्रणाली पे 66 स्कोर है, सामाजिक कल्याण में 62 स्कोर है, फिर 44 वित्त पे है और 33% आय पर खर्च होता है। तो पेंशन का केवल जीडीपी का 1% खर्च होता है। 2021 में EAC यानी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार जो परिषद है, इकोनॉमिकल अथॉरिटी है जो द्वारा रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में वृद्धि की सिफारिश की गई। उनकी रिटायरमेंट की जो और पेंशन की राशि बढ़ाई जाए और उनकी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाए। भारत में वृद्धों की समस्या के कारण क्या है? तो सारे कारण क्या है कि वह शारीरिक मानसिक असक्षम हो जाते हैं, फिर आर्थिक और वित्त की समस्या हो जाती है उन्हें जब बूढ़े हो जाते हैं, पीढ़ी के साथ उनका संघर्ष होता है नई पीढ़ी में, फिर वैश्वीकरण की प्रक्रिया है और फलता उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद में वृद्धि। तो उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद की समस्या है। जनसंख्या वृद्धि, आवासीय समस्या, जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, आवास की समस्या है। फिर एकाकी धन और अलगाव की समस्या है। फिर सामाजिक सुरक्षा के साधनों की कमी है, समाज में जो सुरक्षा है उस तो समाज में सुरक्षा के साधनों की कमी है। भारत में वृद्धों की समस्या समाधान और रक्षोपाय हेतु किए गए प्रयास। तो वृद्धों की समस्या का समाधान कैसे हो और रक्षोपाय तो रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयास। प्रधानमंत्री मंत्रालय द्वारा उनकी रक्षा उपाय के लिए क्या प्रयास किए गए? तो सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री का जो एजेंसी है उसने क्या है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 1998 में स्थापित किया कि उन्हें सामाजिक न्याय मिले और उनके अधिकार सुरक्षित हों। तो इसके लिए उन्होंने 1998 में स्थापित किया, मंत्रालय स्थापित किया। और इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद
राष्ट्रीय परिषद बनाई गई वरिष्ठ नागरिकों के लिए। राष्ट्रीय परिषद 2012 में बनाई गई। तो 2000 राष्ट्रीय परिषद जो है ना, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय परिषद 2012 में स्थापना हुई। इसका पुनर्नाम है कि वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद 1999। तो इसका पूर्व नाम वृद्धों के लिए राष्ट्रीय परिषद 1999 था। 2012 में फिर इसकी स्थापना हो गई, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद 2012। NCSC के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा वृद्धों के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना। तो केंद्र सरकार ने जो वृद्धों के लिए नीतियां बनाई हैं उनके कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करना NCSC के कार्य है। और वित्त सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, आहार, आश्रय और शिक्षा तथा संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना है। तो संवैधानिक वैधानिक प्रयास में अनुच्छेद 41 में राज्य को वृद्ध और अशक्त व्यक्तियों को लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने के निर्देश दिए गए कि राज्य उन व्यक्तियों को सहायता देगी। तो उन्हें लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर हिंदू एडोपशन यानी भरण पोषण अधिनियम 1956 है। हिंदू एडोपशन तो इसमें भरण पोषण का उन्हें अधिकार है। इस एक्ट की धारा 2C में वृद्धों के भरण पोषण का प्रावधान है। फिर ट्रांसजेंडर प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1953 के सेक्शन 125 में है। 125 में क्या है? तो इसमें 1 और D में यह प्रावधान है कि वृद्ध माता पिता का भरण पोषण पुत्रों का कानूनी कर्तव्य होगा। फिर माता पिता और वृद्ध नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण का अधिनियम 2007 है। फिर इस अधिनियम में क्या है कि पेंशन फंड विनियमन और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 आया। तो पेंशन फंड के विनियमन के लिए और विकास प्राधिकरण के लिए अधिनियम 2013 का बनाया गया है। और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 बनाया गया है। तो पेंशन फंड और विकास के लिए 2013 और ये 2007 वाला माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण कल्याण के लिए 2007 का अधिनियम बनाया गया। तो इसके उद्देश्य क्या हैं? तो इस अधिनियम द्वारा परित्यक्त माता पिता यानी 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के संतान एवं उत्तराधिकारियों को उनका उत्तरदायित्व सौंपकर वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 90 दिनों की समय सीमा के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यानी वृद्ध माता पिता हैं तो नागरिक क्या करें, उन्हें 90 दिनों के भीतर उन्हें समय सीमा के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराएं। इसका उद्देश्य है। फिर प्रावधान क्या है? संतान द्वारा अपने माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना और उनकी देखभाल नहीं करना और गैर कानूनी है और ऐसे करने पर उन्हें 3 माह की जेल और 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो उन्हें इस 3 माह की जेल जाएंगे वो। अब पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA 2013 में आई। तो ये पेंशन फंड के संबंध में है और उनके विकास की अथॉरिटी है 2013 की। यह एक संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। भारत की एक पेंशन नियामक है। भारत में क्या है? एक पेंशन का नियामक है ये। तो संवैधानिक और वैधानिक निकाय है। इसको भारत सरकार द्वारा PFRD एक्ट 2003 द्वारा स्थापित किया गया है, जिसको 2013 में एक केंद्रीय स्वायत्त निकाय का दर्जा दिया है। तो केंद्र ने क्या है? स्वायत्त निकाय का इन्हें दर्जा दिया है।
यह वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। वर्तमान में PFRD एक्ट के अंतर्गत नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना संचालित है, यानी राष्ट्र के स्तर पर वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है वो दी जाती है, और वित्त मंत्रालय के अधीन भी वित्त सेवा विभाग कार्य करता है इनके लिए। फिर PFRD एक्ट में क्या है कि विभिन्न मध्यवर्ती एजेंसियों जैसे सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पेंशन फंड मैनेजर्स आदि की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर PFRD एक्ट के प्रमुख कार्य, तो PFRD जो है यानी पेंशन एंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस PFRD के प्रमुख कार्य क्या हैं कि वृद्धों की पेंशन सुनिश्चित करना और बढ़ावा देना, उन्हें पेंशन फंड और संबंधित मामलों की योजनाओं के लिए ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, यानी ग्राहक है जो इसका व्यक्ति, तो उसके हितों की रक्षा की जाए। नीतिगत एवं योजनागत प्रयास 1999 में आए। तो इनके लिए का उद्देश्य युवा वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों के लिए औपचारिक एवं संगठित सहायता विकसित करना। तो वृद्ध जो हैं उनके लिए औपचारिक सहायता और संगठित सहायता दी जाए उन्हें। फिर वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना, जो वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या करना, संसाधनों को ना एकत्रित करना, ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्ति के अनुभवों और विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिले। उनके वृद्ध व्यक्ति के अनुभव हैं, विशेषज्ञता है, तो उनका लाभ समाज को मिले सके, और दूसरी तरफ वृद्ध एक सक्रिय जीवन भी जी सकें, तो ऐसे लिए उनके संसाधन एकत्र करना है उनके लिए। सामंजस्य स्थापित करके एक संगठन का सहायता विकसित की जाए। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है, यानी उद्देश्य जो है इनके, तो उद्देश्यों की पूर्ति निम्न बिंदुओं पर केंद्रित है। केंद्रीय प्रयास पर बल है, यानी पहला है कि किस तरह से वे मतलब के प्रयास को पूरा करेंगे। तो वृद्धा पेंशन के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करके, गैर सरकारी क्षेत्र हैं, सरकारी नहीं है, गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करके हुए क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, यानी वृद्धावस्था पेंशन के जो क्षेत्र हैं जिनको लोगों को मिल रही है और लोगों को भी मिले, तो उसके क्षेत्रों को शामिल किया जाए। फिर गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। कि जो गैर सरकारी क्षेत्र हैं उनकी सहायता से, गैर सरकारी क्षेत्र हैं उनकी सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण, तो गैर सरकारी क्षेत्र में अगर वो काम करते हैं तो उन्हें छूट युक्त स्वास्थ्य की व्यवस्था उनके लिए हो। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानकर और कटौतियों को बढ़ाया जाए, मानक कटौतियों को बढ़ाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन कोष के समुचित उपयोग हेतु एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए, यानी पेंशन कोष है उसका समुचित उपयोग हो, नियामक प्राधिकरण भी बनाया जाए। वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए कि वृद्ध व्यक्ति आवास के लिए भी ऋण आसानी से ले सकें। वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों द्वारा देखभाल के अधिकार को उपलब्ध करने हेतु कानून का निर्माण किया गया, यानी व्यक्तियों के जो बच्चे होना देख नहीं रहे तो उनके लिए कानून बनाया जाए कि वो अपने माता पिता को देखें। है वरिष्ठ नागरिक कल्याण राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी, तो वरिष्ठ नागरिक कल्याण राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम है जो 2020 में आई। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसे 2020 में लागू किया गया है। इसके 4 उप स्कीमें हैं। तो अम्ब्रेला जो योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रम संबंधी स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है
और 2020 में अमृता स्कीम को लागू हुआ और इसकी कई उप स्कीमें भी हैं। तो उप स्कीमों में IPSRC है, SAPSRC है, CWMPSRC है। NISD के माध्यम से NAPSRC की अन्य योजनाएं हैं। पहली है जो पहली वाली है ये वाली, इसका नाम है एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना। एकीकरण करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य योजना है इसका नाम। तो इसमें क्या है, वरिष्ठ नागरिकों विशेषतः निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे आश्रम, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन के अवसर प्रदान किए जाएं। फिर इसमें उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित किया जाए। फिर इन परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए ग्राहकों की स्थापना की जाए। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना के अंतर्गत ये योजना की लागत है वो 100% तक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं को दिया गया है, जिसमें 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, देखभाल सुविधा और आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाए। यानी वरिष्ठ नागरिक हैं जो उनके भोजन की देखभाल करने के लिए, आश्रय देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर निर्माण का प्रावधान किया गया है। तो 100% का अनुदान दिया जा रहा है, उसमें 25% निराश्रित यानी जो किसी और पर आश्रित नहीं है, अब सरकार के भरोसे हैं। अब 50 वृद्ध महिलाओं को संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिलाओं और वृद्ध महिलाएं जो महिलाओं सहित क्या करेंगी, 50 वृद्ध महिलाओं को भोजन, देखभाल, आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया। यानी वरिष्ठ नागरिक गृह बनेगा जिसमें 50 महिलाएं गांव की नागरिक के रूप में रहेंगी। फिर सतत नर्सिंग देखभाल की जरूरत वाले अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। फिर डेमेंशिया से पीड़ित न्यूनतम 20 वरिष्ठ महिलाओं के लिए इस व्यवस्था करना है। नर्सिंग क्षेत्र में जो सुविधा प्रदान किया जाएगा इसमें। प्रति माह न्यूनतम 50 वृद्ध महिलाएं हैं जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, वरिष्ठ नागरिक के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की जाएगी और क्लीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फिर राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना, तो राज्य है तो राज्य की वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना, राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना। तो राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना प्रत्येक राज्य जिसमें क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य संघ सरकार क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्थानीय पहलू को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं और नीतियां बनाएंगे और तथा अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ राज्य कार्य योजनाएं बनाएंगे। अब वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार, तो वरिष्ठ नागरिक है तो उनके कल्याण के लिए भारत सरकार क्या करेगी, भारत सरकार के अन्य मंत्रालय और विभाग पहल कार्य के तहत कार्यों के साथ अभिसरण। अब वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा अन्य मंत्रालय और विभागों के द्वारा विभाग है उनके पहल कार्यों के आधार पर अभिसरण। यानी इसमें NAPSC ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पहल कार्यों की पहचान की है। यानी विभाग क्या कार्य कर रहे हैं, इन पहल कार्यों के दोहराव से बचने के लिए इनके विभागवार बांटा जाएगा और उन्हें विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से उनकी कार्य योजनाओं को शामिल करने हेतु भेजा जाएगा, उनकी कार्य योजना बनाई जाएंगी। तो इसके लिए है ये।
पहली है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केंद्रीय योजना है। इसका क्रियान्वयन वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाएगा। इसके तहत योग्य वरिष्ठ नागरिकों को उनकी दिव्यांगता या दुर्बलता के अनुसार निःशुल्क उपकरण जैसे दृष्टि बाधित है तो उन्हें प्रमाण है या दिव्यांग संबंधी प्रदान किए जाएंगे। और फिर इस योजना के तहत महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। 30% लाभार्थी महिलाएं होंगी इसमें। और 373 वर्तमान में 373 जिलों में कार्य संचालित होगा। फिर इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन 1995 में इंदिरा राष्ट्रीय पेंशन है 1995 वृद्धों के लिए। 1995 शुरू है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका वित्त पोषण केंद्र राज्य मिलकर करते हैं। केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं। फिर बीपीएल परिवार के 60 वर्ष से ऊपर या 79 वर्ष तक के आयु के सभी व्यक्तियों को 500 से 1000 तक के रुपए यानी 500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और शेष राज्य द्वारा की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसमें 80 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को 800 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बीपीएल के ऊपर के वरिष्ठ नागरिक भी राज्य सरकारों से वृद्धावस्था पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो वृद्धावस्था की पेंशन की राशि और वरिष्ठ लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना के लगभग 2 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2015 में की गई। अटल पेंशन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा और वित्त समावेशन के तहत प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना, जिससे वृद्ध और कमजोर वर्ग को बीमा, दुर्घटना एवं वृद्धावस्था में किसी प्रकार से आर्थिक कमी का सहसा ना हो, आर्थिक कमी का एहसास ना हो। तो इसके लिए अटल पेंशन योजना है। यानी कमजोर वर्ग और दुर्घटना बीमा, वृद्धावस्थाओं के में पहचान है। असंगठित क्षेत्र के लोगों या ऐसे लोग जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं, यानी इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनसे बाहर हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, उनको पेंशन के दायरे में लाना अटल पेंशन का उद्देश्य है। फिर इसमें क्या है, प्रावधान क्या है? तो 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से 2000 या 3000 या 4 से 5000 रुपये तक के स्थायी पेंशन का आरक्षण, यानी जिस राज्य में जैसा हो तो उतनी दी जाएगी पेंशन। फिर अंशदान की राशि व्यक्ति की उम्र के अनुसार होगी। पेंशन की राशि तय करने का प्रावधान, अंशदान की राशि में परिवर्तन का अधिकार। फिर सरकार द्वारा 5 वर्ष तक अंशदान का 50% या अधिकतम 100 रुपये तक का अंशदान देगी सरकार। तो सरकार यही 5 वर्षों तक अंशदान देगी और अंशदान का 50% अधिकतम 1000 रुपये तक का अंशदान वित्त भुगतान होगा। अंशदाता की आयु पर उसे जीवन साथी को पेंशन पाने का अधिकार होगा। तो ये अलग टाइप की योजना है। इसमें 5 वर्ष तक यानी कोई वृद्ध व्यक्ति वो 50% तक का मतलब पैसा जमा करेगा, फिर उस व्यक्ति की फिर उसे 1000 रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा और अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके जीवन साथी को पेंशन मिलेगी। एवं जीवन साथी की मृत्यु के बाद नाम दर्ज नॉमिनी को अर्जित पैसा वापस पाएगा, वापस हो जाएगा। जिसके नाम संपत्ति होगी तो उसे पैसा वापस मिल जाएगा जो आपने जमा किया था। इस राशि पर टैक्स बेनिफिट प्राप्त करने का अधिकार है, यानी जो राशि आप जमा करेंगे उसमें टैक्स आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में टैक्स का प्रावधान पात्र, यानी इस योजना में 18 से 40 वर्ष के सभी नागरिक जिनके पास बैंक खाता शामिल हो सकते हैं उनके लिए होगी। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 20 वर्ष तक अंशदान करना अनिवार्य है। फिर अटल पेंशन में 20 वर्ष तक व्यक्ति को पैसा लगाना होगा। अभी तक अटल पेंशन के तहत 3 करोड़
करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों का नामांकन किया गया है। 2019 को PFRD एक्ट द्वारा अटल पेंशन की अधिकतम जो है अटल पेंशन की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष को बढ़ाकर 50 वर्ष करने की सिफारिश की है कि लोग और भी अपना पैसा जमा कर सकें। फिर प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना, तो इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई। 60 वर्ष उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हेतु केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना है। इसमें 2017 में 3 मई 2018 तक उपलब्ध है। यह इस योजना के अनुसार क्या है, 1.5 लाख रुपए तक एक मुक्त निवेश करने पर 7.50 लाख रुपए तक मुक्त निवेश करने पर और प्रत्येक माह में 1,500 रुपये तक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का प्रावधान है। तो इसमें जिस तरह से निवेश करें उस तरह से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक माह के आधार पर प्रत्येक माह 1,000 या 5,000 रुपये तक की पेंशन के रूप में उसे प्राप्त हो जाएगी। अब अधिकतम निवेश राशि 5 लाख और अधिकतम पेंशन की प्राप्ति 10,000 रुपये प्रति माह होगी। यानी अधिकतम कितनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, 10,000 रुपये तक इसमें कर सकते हैं। 10 वर्ष के लिए ब्याज 8% जो मासिक रूप से देय है, इसमें 8% ब्याज मिलेगा और सर्विस टैक्स और GST के दायरे से बाहर, यानी सर्विस टैक्स नहीं लगेगा कुछ, यानी सरकार आपको सेवा दे रही तो उसका टैक्स नहीं लगेगी और GST का टैक्स भी नहीं लगेगी। निवेश करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाने पर पैसा उसके नॉमिनी को मिलेगा, यानी जिसके नाम संपत्ति होगी, घर व उत्तराधिकारी उसे मिल जाएगा। पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो जाने पर खरीद मूल्य यानी 50% तक लोन लेने का प्रावधान होगा कि आप लोन ले सकते हैं 75% तक। फिर पति और स्वयं गंभीर बीमारी के इलाज हेतु संपूर्ण निकासी का प्रावधान है, पूरी राशि निकाल भी सकते हैं। समय पूर्ण निकासी परियोजना कार्यक्रम का 98% राशि वापसी का प्रावधान है, यानी 98% राशि वापसी हो जाएगी। फिर अन्य योजनाओं के कार्यक्रम क्या है, तो वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, तो वृद्धों को आवास, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने वाले, तो आवास है वृद्धों के लिए और चिकित्सा जो है आदि उपलब्ध कराने वाले NGO को सरकार ने 90% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराना। तो ऐसी केंद्रीय सहायता प्राप्त जो है तो उन्हें 90% सहायता उपलब्ध कराना है। फिर वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना, तो वयोश्रेष्ठ सम्मान योजना 2015 में प्रारंभ वृद्धजनों के हितों में कार्य करने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को पुरस्कार देना है। तो वृद्ध जो व्यक्ति हैं वो काम करते हैं तो उनके लिए उन्हें पुरस्कारित करना, सम्मान देना उन वृद्ध व्यक्तियों को। फिर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो मानसिक रूप से असक्षम वृद्धों को सेवा उपलब्ध कराना है। अन्य कार्यक्रम भी हैं, तो अन्य कार्यक्रम में रेलवे एयरलाइन आदि को छूट, आयकर में छूट, बैंकों में 5% तक ब्याज आदि जैसी सुविधाएं, तो उन्हें बैंकों में 5% तक का ब्याज मिलेगा, आयकर की छूट होगी। समीक्षा सुझाव, निश्चित रूप से अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धों के लिए सरकार द्वारा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं प्रयासों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। तो अन्य कार्यक्रमों सरकार की नीतियाँ भी हैं, तो अति संवेदनशील वर्ग जो वृद्ध हैं उन्हें सहायता मिली है। बावजूद इसके अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। विशेष रूप से 1991 के बाद राज्य में कल्याणकारी की भूमिका और भारत में विद्यमान जनसंख्या हेतु सूचित वित्त का अभाव का कारण इस दिशा में किए गए अपर्याप्त रहे हैं। तो इस दिशा में जो किए गए प्रयास हैं वो अपर्याप्त रहे हैं। अभी भी गांव तक इनका विकास नहीं हो पाया, इसलिए ज़रूरत है कुछ सुझावों पर अमल करने की, सुदृढ़ करने की। जैसे वृद्ध कल्याण हेतु वृद्ध हैं जो, तो वृद्धों को कल्याण करने के लिए वृद्धों की संख्या के अनुपात में वित्त को बढ़ावा देना, वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में उनकी आवश्यकताओं और एवं उनकी समस्याओं पर समुचित तरह से विचार किया जाए। तो वृद्ध हैं तो वृद्ध जो हैं तो उनके कार्यक्रम का निर्माण किया जाए और उनकी आवश्यकताओं
उनकी समस्याओं का समुचित तरीके से यानी अच्छे तरीके से विकास किया जाए। तो विशेष रूप से इसमें क्या किया जाए कि विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में अलगाव, सामाजिक उपेक्षा और पीढ़ी का अंतराल आदि से उत्पन्न तनाव, कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्तहीन भावना की समस्या विशेष रूप ध्यान दिया जाए। यानी नगरों में विशेष समस्या है इनके साथ। और वृद्धों हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को दृढ़ शक्ति भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। फिर कानून प्रावधानों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल कानून प्रवर्तन एजेंसियों कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि वे इसका सरकारी ड्यूटी मात्र ना समझे और अंतःकरण की आवाज़ से प्रेरित होकर इसमें लागू कर सकें। तो वो अपना कर्तव्य समझ के लागू करें और इनके लाभों को लक्षित व्यक्ति तक समुचित रूप से पहुंचाने का प्रयास करें, यानी जिसे आवश्यकता है उस तक वो लाभ पहुंचाएं। इस कार्य योजना हेतु एनजीओ, युवाओं, मीडिया आदि की भूमिका सहयोग के रूप में हासिल किए जा सकते हैं। तो युवाओं की भूमिका भी शामिल हो, मीडिया भी इसमें शामिल हो। इस योजना के बारे में समुचित प्रसार द्वारा वृद्धों एवं उनके संरक्षकों को इसका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए। तो वृद्धों एवं उनके संरक्षक हैं जो, उनको इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। अब अगली योजना है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007। तो माता पिता है जो उनके या फिर कोई वरिष्ठ नागरिक है तो उनके भरण पोषण के और उनके कल्याण के लिए अधिनियम 2007 आया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अधिनियम द्वारा परित्यक्त माता पिता यानी जिनका परित्याग हो जाता है, कर दिया जाता है लोगों द्वारा, तो जो परित्यक्त माता पिता हैं उनके एवं 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के संतान एवं उत्तराधिकारी को उनका उत्तरदायित्व सौंपकर वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को 90 दिन की समय सीमा के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। प्रमुख प्रावधान क्या है? संतान अपने माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना। तो संतान क्या करती है? माता पिता की संपत्ति पर कब्जा करना और उनकी देखभाल नहीं करना और गैर कानूनी और ऐसे करने पर उन्हें 3 माह की जेल 5,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान होगा। और आर्थिक शारीरिक जरूरतों के भरण पोषण की शर्त पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा किसी के नाम की गई संपत्ति को भरण पोषण नहीं देने पर वापस लेने का प्रावधान है। यानी माता पिता ने अगर किसी के नाम कर दी है संपत्ति और उसे वो सहायता नहीं दे रहे हैं तो वो वापस ले सकते हैं। फिर असमर्थ अभिभावक यानी माता पिता जो 60 वर्ष से कम आयु के भी वरिष्ठ नागरिक हैं, तो 60 वर्ष से अधिक आयु के को अपने बच्चों पर अपने रख रखाव भरण पोषण यानी समुचित भोजन वस्त्र आश्रय चिकित्सा दवा करने का अधिकार है। यानी 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के हैं तो उन्हें अपने बच्चों से ये अधिकार है कि वो प्राप्त करें। ट्रिब्यूनल के समक्ष स्वयं द्वारा या किसी आधिकारिक संस्था द्वारा उन्हें अधिकार है कि वो अपना अधिकार मांगे उनसे। फिर अभिभावकों में सगे सौतेले दत्तक माता पिता शामिल हैं। माता पिता तो माता पिता हैं, चाहे वो सगे हों सौतेले हों, दत्तक या गोद लिए वाले बच्चे से भी उन्हें अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। फिर रख रखाव का दावा करने वाला दादा दादी माता पिता है परंतु उनके बच्चों या पोता पोती नाबालिग हैं तो वह यह दावा अपने रिश्तेदार पर भी कर सकते हैं जो उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी हो सकता है। फिर यदि एक से अधिक रिश्तेदार वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने के हकदार हैं तो रख रखाव का खर्च रिश्तेदार द्वारा समान अनुपात में देय होगा। और स्पेशल ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि बच्चे अथवा संबंधियों ने अभिभावकों का भरण पोषण नहीं किया और उनकी अपेक्षा की है तो ट्रिब्यूनल उन्हें मासिक भरण पोषण हेतु अधिकतम 10,000 तक देने का आदेश दे सकता है। तो कि उन्हें 10,000 रुपये तक दे। तो इस तरह का ट्रिब्यूनल क्या करता है? आदेश दे सकता है।
फिर प्रत्येक राज्य, तो इसमें प्रत्येक राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक वृद्धाश्रम के निर्माण का प्रावधान, जिसमें कम से कम 150 लोगों के रहने की व्यवस्था हो, जिसमें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो हर एक जिले में एक वृद्धाश्रम भी हो जिसमें 150 लोग रह सकते हों, उनकी मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरतें भी उसमें पूरी होती हों। फिर सरकारी अस्पतालों में अलग से पंक्ति एवं उनके उपचार हेतु विशेष सुविधा के विस्तार का प्रावधान, यानी वृद्धों के लिए अलग उपचार हो, अलग पंक्ति बनाई जाए। फिर माता पिता या वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनके भरण पोषण कल्याण संशोधन अधिनियम 2019 में क्या संशोधन हुआ। इसके प्रमुख प्रावधान क्या है, यानी बच्चे यानी चाइल्ड की परिभाषा में विस्तार हुआ। अब उनके दामाद, पुत्र वधू, दत्तक पुत्र, सौतेले पुत्र पुत्री, अल्पवयस्क बच्चे कानूनी विभाग के माध्यम से शामिल कर दिया गया। तो 2019 में और उनकी परिभाषा बढ़ा दी गई। फिर माता पिता यानी पेरेंट्स की परिभाषा में विस्तार हुआ। तो बच्चों की परिभाषा में विस्तार हुआ और उत्तराधिकारी में भी विस्तार हुआ और माता पिता की परिभाषा विस्तार हो गया। अब इनमें सास ससुर, दादा दादी, नाना नानी, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हों या नहीं हों, को शामिल किया गया है। भरण पोषण की व्यापकता में वृद्धि हुई। अब इनमें आहार, वस्त्र, निवास और सुरक्षा, चिकित्सा और परिचर्या, स्वास्थ्य देखरेख आदि के उपचार शामिल कर दिए गए। फिर वरिष्ठ नागरिक माता पिता को दी जाने वाली अधिकतम भरण पोषण राशि की सीमा 10,000 रुपये की सीमा समाप्त हुई कि 10,000 रुपये दे सकते हैं, तो उसकी सीमा की समाप्ति हुई। भरण पोषण अधिकारी की भूमिका का विस्तार हुआ। वरिष्ठ नागरिकों को घर पर देखभाल सेवाएं प्रदान करने वाले वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह यानी पूर्ववर्ती वृद्धाश्रम, बहु सेवा देखभाल गृहों, एजेंसियों को पंजीकृत रूप में प्रावधान, यानी वृद्धावस्था के जो आश्रम होते हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उनका पंजीकरण हो ताकि उनकी देखभाल हो सके वृद्धों की। फिर सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह की स्थापना, संचालन और अनुरक्षण करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम मानक के निर्धारण का प्रावधान। प्रत्येक पुलिस थाने में माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के मामले को देखने हेतु वरिष्ठ नागरिक हेतु नोडल अधिकारी का प्रावधान, यानी माता पिता जो हैं और वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके मामले को देखेंगे और इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों की देखने की एक अधिकारी का प्रावधान होगा कि वो देखे कि उन्हें लाभ मिल रहा है कि नहीं। फिर नीतिगत योजनागत प्रयास किए गए हैं वृद्धों के लिए, नीतिगत और योजनागत प्रयास किए गए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्ड पर्सन 1999 में नीतिगत योजनागत प्रयास, इसके उद्देश्य क्या है, युवाओं वृद्धों के बीच सामंजस्य स्थापित करना तथा वृद्धों के लिए औपचारिक संगठन सहायता विकसित करना, एक संगठन बनाना और उनकी सहायता करे। फिर वृद्ध व्यक्तियों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करना ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्ति के अनुभवों विशेषज्ञता का लाभ समाज को मिल सके, दूसरी तरफ वृद्ध एक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सके। तो इस तरह वृद्धों के व्यक्ति हैं उनके पास संसाधनों को एकत्र करना ताकि एक तरफ वृद्ध व्यक्ति अनुभव अच्छा ज्ञान मिल सके व्यक्तियों से और वो अच्छा जीवन जी सके। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न बिंदुओं पर केंद्रित प्रयासों पर बल दिया गया। तो निम्न उद्देश्यों के केंद्र पर बल दिया गया है। इसमें वृद्धों पेंशन योजनाओं के अंतर्गत गैर सरकारी क्षेत्रों को शामिल करते हुए क्षेत्रों को बढ़ाया जाए। गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता,
तो इसमें गैर सरकारी क्षेत्र हैं जो, तो गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। तो गैर सरकारी क्षेत्र हैं जो, गैर सरकारी क्षेत्रों की सहायता से वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त, वृद्ध व्यक्ति हैं जो, तो उन्हें वृद्ध व्यक्तियों को छूट युक्त स्वास्थ्य संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। फिर वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानक कर कटौती को बढ़ाया जाए। पेंशन कोष के समुचित उपयोग हेतु एक नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए, यानी पेंशन देखरेख के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाए। इसमें वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल किया जाए। आवासीय ऋण जो है तो उनको प्राप्त करने की जो है सरल किया जाए। फिर वृद्ध व्यक्तियों को अपने बच्चों द्वारा देखभाल के अधिकार को उपलब्ध कराने के हेतु कानून का निर्माण किया जाए, यानी वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से अपनी देखभाल कराने का अधिकार मिलना चाहिए उन्हें। तो इसके लिए 2007 पारित कर दिया गया। उपरोक्त नीति हैं जो, तो उपरोक्त नीतियों के अनुरूप सरकार द्वारा वृद्धों की बेहतरी एवं लक्ष्योपाय और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम और नीतियाँ योजनाएं संचालित की गई हैं वृद्धों के लिए। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक कल्याण राष्ट्रीय कार्य योजना संबंधी स्कीम, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्र स्तर पर जो कार्य योजना चलाई जा रही है 2020 में। इसमें क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम जिसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। उसमें 4 स्कीम है। तो जब 20 से इस अम्ब्रेला स्कीम लागू करी गई वृद्ध व्यक्तियों के लिए, और 4 स्कीम है। एक है IPCSC, SPSSC, CWMPSC और INDC, यानी NAPSC के अंतर्गत निम्न परियोजनाएं हैं। तो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना IPSRC, तो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना है। इस वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना क्या है, वरिष्ठ नागरिकों विशेषतः निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे आश्रय है, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन के लिए प्रदान किया जाएगा इन्हें। फिर उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित किया जाएगा। इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए ग्राहकों की स्थापना की जाएगी। इसकी स्थिति में, वृद्धों की स्थिति में सुधार के लिए ग्राहक की स्थापना की जाएगी, यानी वृद्धों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम योजना के अंतर्गत परियोजना लगभग 100% तक का अनुदान निम्नलिखित परियोजनाओं को दिया जाएगा, यानी 100% का अनुदान इन परियोजनाओं में दिया जाएगा। इसमें क्या है, 25 निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, देखभाल, सुविधा और आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाए, यानी 25 जो निराश्रित हैं नागरिक, तो उनको भोजन, देखभाल, सुविधा नागरिकों को प्रदान की जाएगी। 50 वृद्ध महिलाओं को संसदीय आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाली वृद्ध महिला सहित, यानी उनके लिए भोजन, देखभाल, आश्रय प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक गृह का निर्माण किया जाए। 50 महिलाओं के लिए इस तरह का आश्रय का निर्माण होगा। फिर सतत नर्सिंग देखभाल की जरूरत वाले अल्जाइमर यानी कि बीमारी हो जाती हैं जिन्हें, उससे पीड़ित न्यूनतम 20 वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो कि ग्रामीण और अलग थलग पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनकी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी इसके तहत। तो प्रति माह न्यूनतम 50 वरिष्ठ यानी प्रति माह जो है न्यूनतम 50 नागरिकों को फिजियोथेरेपी या क्लीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। फिर दूसरा जो योजना थी उसकी राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना SAPS
NAPSC, जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्थानीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना और नीतियां बनाएगी और अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और राज्य कार्य योजना बनाएगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य की कार्य योजनाएं बनाएगी। तो तीसरा है कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य मंत्रालय विभाग पहल के कार्य के साथ अभिसरण यानी CWMSRC। तीसरी है, इसमें क्या है, NAPSC ने वरिष्ठ नागरिकों के लाभार्थ यानी विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले पहल कार्यों की पहचान की है। तो विभिन्न विभाग क्या काम करते हैं उसकी पहचान की है। इन पहल कार्यों के दोहराव से बचने के लिए इनको विभाग वार बांटा जाएगा, हर विभाग के अनुसार बांटा जाएगा, ताकि जो योजनाएं हैं तो दोहराई न जाए। इन विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग से उनकी वारिस कार्य योजनाओं को शामिल करने हेतु भेजा जाएगा। फिर उनकी एक वार्षिक योजनाएं शामिल होंगी और बनाई जाएंगी। इसमें चौथी योजना जो है वो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ यानी आश्रित और NISD के माध्यम से NAPSC को स्कोप कवरेज के अंतर्गत आने वाले मीडिया पक्ष समर्थन, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और अध्ययन, प्रायोगिक और अन्य प्रयोजन। NAPSC चौथी योजना है। फिर बहुत सारी योजना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995 पढ़ चुके। अटल पेंशन योजना यही पढ़ चुके। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अन्य योजनाएं, तो इस तरह से इन सारी योजनाओं को पढ़ चुके हैं अभी। निश्चित रूप से इनका मूल्यांकन है। निश्चित रूप से अति संवेदनशील वर्ग के रूप में वृद्धों के लिए सरकार द्वारा अन्य संगठनों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विभाग कार्यक्रमों उनके कार्यक्रमों से उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे कि अपराधियों की चर्चा कर सकते हैं। उनकी स्थिति में सुधार जो हुआ है, सो उपलब्धियों की चर्चा हो सकती है इसमें कि उन्हें क्या सुधार हुए हैं। बावजूद इसके अभी भी हम अपेक्षित लक्ष्य से दूर हैं। विशेष रूप से 1991 के बाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका की कमी। तो ये राज्य जो है, तो राज्य में क्या है, कल्याणकारी उनकी राज्य की भूमिका में अभी भी कमी है। भारत में विद्यमान जनसंख्या हेतु समुचित वित्त के अभाव के कारण इस दिशा में किए गए कार्य अपर्याप्त रहे हैं और अभी भी गाँव तक इनका विस्तार नहीं हो पाया है। इसलिए ज़रूरत है कि कुछ सुझावों पर अमल किया जाए। तो इनके लिए कुछ सुझाव जो हैं तो उन पर अमल किया जाए और स्थिति को सुदृढ़ इनकी किया जाए, तो इनकी स्थिति में सुधार किए जा सकते हैं। तो इनको और अच्छे से बनाया जाए। तो इसके लिए सुधार के लिए जो उपाय हैं और क्या कर सकते हैं, तो सुझाव दिए गए हैं। ठीक, पहला सुधार है कि क्या कर सकते हैं, तो वृद्ध कल्याण हेतु वृद्धों की संख्या के अनुपात में वित्त को भी बढ़ाया जाए। जितने वृद्ध बढ़ रहे हैं उनकी संख्या में वित्त को बढ़ाया जाए उनके देने के लिए। फिर वृद्धों के लिए कार्यक्रम निर्माण में उनकी आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं का समुचित तरह से विचार किया जाए कि उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और उनको ध्यान में रखा जाए। विशेष रूप से नगरीय वृद्धों में अलगाववाद, सामाजिक उपेक्षा, पीढ़ी अंतराल आदि के तनाव और कुंठा की समस्या और उनमें व्याप्तिहीनता की भावना की समस्या का विशेष ध्यान दिया जाए। वह वृद्धों हेतु विद्यमान कार्यक्रमों को दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू किया जाए। इस कार्यक्रम में लागू अधिकारियों कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाए। फिर इस कार्य योजना में NGO, युवा, मीडिया इत्यादि की भूमिका भी सहयोग
रूप से हासिल इनका सहयोग भी हासिल करें। इन योजना के बारे में समुचित प्रचार प्रसार कर वृद्धों द्वारा के संरक्षकों को इनका लाभ लेने हेतु प्रेरित किया जाए। तो उनके संरक्षक हैं जो उनको प्रचार प्रसार किया जाए, संरक्षक उनकी वृद्धों की जो संपत्ति उनका लाभ ले सकें और वृद्धों को सहायता हो सके। तो इस संबंध में पेंशन फंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 2013 इस तरह से आई थी, तो ये पढ़ी जा चुकी है शायद। अब है अति संवेदनशील वर्ग और बच्चे। अति संवेदनशील में बच्चों के बारे में है। शुरू करते हैं, चलो। अति संवेदनशील वर्ग में बच्चे जहाँ तक पढ़ पाते हैं, तो बच्चों का अर्थ स्वरूप तो UNO के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति बच्चे हैं। तो बालक अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति बच्चे हैं। तो बाल श्रम अधिनियम जो है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और UNO कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं वो बच्चे हैं। फिर POCS एक्ट यानी पेशा एक्ट 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के सभी व्यक्ति बच्चे की श्रेणी में आएंगे। NPC 2013 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति बच्चा है। फिर सामान्य परिभाषा क्या है, तो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। तो 18 वर्ष ही मान लिया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा माना जाएगा। तो भारत में बच्चों का जननांकीय स्वरूप कैसा है? भारत में बच्चों की कुल संख्या 39 है, जिसमें 16 से 18 वर्ष के बच्चों की संख्या 16% है। तो 16% बच्चे हैं, जिनमें 52% पुरुष बच्चे हैं और 48% महिला बच्चे हैं। भारत में कुल बच्चों का 53% ग्रामीण क्षेत्रों में है और 27% शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो गाँव में बच्चे ज़्यादा रहते हैं और 27% शहरों में बच्चे हैं। गांव में जनसंख्या बच्चों की ज़्यादा है। भारत में बच्चों की से जुड़ी समस्याएं, संवेदनशीलताओं का स्वरूप, यानी बच्चों की अब क्या समस्या होने, क्या संवेदनशील हैं। तो स्वास्थ्य पोषण से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 50 से अधिक बच्चों कम वजन के हैं और 79% बच्चों में रक्त की कमी के शिकार हैं। समस्या है। फिर प्रति वर्ष 20 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु 5 वर्ष से कम की आयु में हो जाती है और 40% कुपोषण का शिकार हैं। तो 20 लाख से अधिक बच्चे हैं, यानी जो 5 वर्ष की उम्र से कम के हैं और मर जाते हैं, और 40% कुपोषण का शिकार है। भारत में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति 1000 जीवित जन्म गाँव में है, यानी 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 80 बच्चे खत्म हो जाते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी का जो सूचकांक है, उसमें भारत का स्थान 125 देशों में 111वां 2023 में था। तो ये हर साल सूचकांक बदलता रहता है। फिर निरक्षरता की समस्या, आगे शिक्षा के टॉपिक निरक्षरता है, तो निरक्षरता की समस्या शिक्षा में पढ़ेंगे कि निरक्षर किस तरह से हैं। फिर बाल श्रम की समस्या, तो भारत में 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रम समकालीन परिभाषा के अनुसार 7 से 8 करोड़, यानी जो अब परिभाषा चल रही बाल श्रम की, तो 60 से 8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं। बाल श्रम अपराध की समस्या, तो 2019 में कुल बाल अपराधों की संख्या 52,235 है। NCRB बताती है। बच्चों में यौन शोषण की समस्या है, बच्चों की तरक्की, अंग तस्करी की समस्या है, फिर भिक्षावृत्ति की समस्या और बाल विवाह, यानी बाल विवाह करा दिया जाता है, उनसे भिक्षा मंगवाई जाती है, तस्करी करी जाती है उनके अंगों की, फिर यौन शोषण भी होता है उनका। फिर यूनिसेफ के अनुसार भारत में 27% विवाह कम आयु में, 27% बच्चों का विवाह कम आयु में हो जाता है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शिशु हत्या, बाल विवाह करा जाता है, उनकी शिशु हत्या भी कर दी जाती है। तो भारत में प्रतिवर्ष 6 लाख कन्या भ्रूण हत्या और भारत में शिशु लिंगानुपात 919 है। तो इस तरह से इनका लिंगानुपात है। अपांगता की समस्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अपांगों में 35% बच्चे हैं जो अपांग हैं।
फिर दुर्व्यवहार एवं हिंसा की समस्या है। फिर मादक पदार्थ सेवन की समस्या है, माने मादक पदार्थ भी सेवन करते हैं, दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं, हिंसा भी करने लगते हैं। तो भारत में 20 मिलियन बच्चे एक वर्ष में 55,000 बच्चे एक दिन में तम्बाकू की लत में आ रहे हैं। यानी 20 मिलियन बच्चे हैं जो एक वर्ष में 55,000 बच्चे, यानी भारत के 55,000 बच्चे एक दिन में तम्बाकू खाते हैं। और संघर्ष, सशक्त संघर्ष और नक्सलवाद जैसे के बीच फंसे बच्चों की भी समस्या है, यानी संघर्ष में फंसे हैं, नक्सलवाद में भी फंसे हुए हैं, तो उनकी समस्या है। भारत में बच्चों के उपरोक्त समस्याओं की संवेदनशीलता का कारण क्या है? तो गरीबी है, बेरोजगारी का। क्यों फंसे हैं, क्यों ऐसी समस्याएं हो रही हैं? तो इसका कारण है गरीबी है, बेरोजगारी है, फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, महंगी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, फिर जल प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव है। तो प्रदूषण की समस्या है इनके साथ, और उनमें जागरूकता भी नहीं है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर अपर्याप्त महंगी एवं दोहरी शिक्षा प्रणाली, रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव, यानी शिक्षा भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है। शिक्षा के महत्व के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी, यानी अभिभावक भी, उनके माता पिता हैं, वो भी शिक्षा के बारे में जागरूक नहीं है। परंपरागत सामाजिक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास हैं। फिर भौतिक सांस्कृतिक प्रयास, महत्वाकांक्षा में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। फिर कठोर कानून का अभाव है तथा उसमें समुचित क्रियान्वयन का अभाव है। बच्चों की रोकथाम हेतु सक्रिय एजेंसी, तो बच्चों के जो रक्षोपाय हैं, तो रक्षोपाय के लिए जो एजेंसियां बनाई गई हैं उनका प्रभाव। तो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में बनाया गया, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। फिर है खाद्य पोषण बोर्ड 1993 में बनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बालों के अधिकार के रक्षण के लिए 2007 में, और महिला बाल विकास के लिए 2006 में। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण 2015, इसमें 2015 में दत्तक ग्रहण मार्गदर्शन सिद्धांत जारी किया गया। बच्चों के रक्षोपाय हेतु संवैधानिक और वैधानिक प्रयास, यानी सरकार ने और संविधान के अनुसार यह विधि बनाकर क्या प्रयास किए गए हैं। तो अनुच्छेद 21 के ए में है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। फिर अनुच्छेद 23 ए में है कि बच्चों को जबरन व्यापार, अवैध व्यापार या बाल श्रम पर निषेध है। अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का निषेध है, यानी जोखिम युक्त कार्य नहीं दिए जाएंगे। फिर 39 के ई में है कि बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग रोकने का आदेश दिया गया है। 39 एफ में है कि बच्चों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास की अवसर प्रदान करने के निर्देश हैं। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बाल अवस्था देख रेख और प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 51 डी में बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के अभिभावकों का कर्तव्य है, यानी जो कर्तव्य है, तो अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दिलाएं। विधि बना के क्या प्रयास किए गए हैं, तो विधि बना के बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम 2006 बनाया गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियम 2012, यानी यौन अपराध के लिए 2012, शिक्षा के लिए 2009, बाल विवाह के लिए 2006। फिर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम, तो ये 20 में आया। यौन अपराध हो रहे हैं तो उसमें बच्चों को संरक्षण किया जाए, तो संरक्षण के लिए 2020 है। और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए 2012 भी है। फिर किशोर न्याय अधिनियम 2015, किशोरों की सुरक्षा के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 आया। फिर किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2021 भी आया, तो 15 में आया और 21 में आया। फिर बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम, बाल श्रम जो है तो उसको बंद किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, नियमन, तो ये 1993
1986 में आया, 2006 में, 2016 में आखिरी बार इसमें संशोधन हुआ। फिर मानव तस्करी की रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास बिल 2021, यानी मानव की तस्करी रोकी जाए उसके लिए 2021 में आया। इस तरह के सारे बिल आए हैं। अति संवेदनशील वर्ग के बच्चे, तो ये PDF वाला सिस्टम है। तो इसमें पढ़ते हैं कि बाल अपराधों के लिए अधिनियम 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया। तो 2005 में बालकों के अधिकार रक्षा के लिए बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह सुनिश्चित करना है कि कानूनी नीतियों, कार्यक्रम एवं प्रशासनिक तंत्र संविधान में उल्लेखित एवं UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 से संगत है या नहीं है। तो इसके लिए कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र जो है संविधान में उल्लेखित है, तो उसके अनुसार इसमें काम है। अब है प्रमुख कार्य, इसके क्या कार्य हैं। और तो इसमें अति संवेदनशील वर्ग के सुरक्षा उपाय के लिए जो कार्य हैं, तो क्या कार्य कर सकते हैं इनके लिए? तो सुरक्षा उपायों का परीक्षण और पुनरीक्षण करना तथा उनके प्रभावी कार्यों हेतु सिफारिश करना कि उनके जो सुरक्षा उपाय हैं उनके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर केंद्र सरकार को इस दिशा में रिपोर्ट दी जाए। फिर बाल अधिकारों के उल्लंघन के शिकायतों हैं, जो बाल अधिकार के उल्लंघन तो शिकायतों की जांच, ऐसे मामले में कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए। ऐसे कारकों का परीक्षण करना जो बच्चों के अधिकारों की उपेक्षा को बाधित करते हैं और उपचारात्मक उपाय की सिफारिश करने का। विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना। तो विशेष देखभाल है जो विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक जो है देखना और उपचारात्मक उपायों को सुझाना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपायों और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों, अन्य गतिविधियों का अध्ययन एवं सिफारिश करना। फिर बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोधन, यानी बाल अधिकार संरक्षण साक्षरता को फैलाना। बाल अधिकारों के बारे में लोगों को अधिक जागरूक बनाना। फिर बाल सुधार गृह, किशोर संरक्षण गृह आदि का निरीक्षण करना एवं उपचार हेतु सुझाव देना। तो बाल गृह जो होते हैं, बाल गृह, किशोर संरक्षण तो आदि के निरीक्षण करना, उपाय उन्हें सुधारना। अब है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम एक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, यानी POCS एक्ट 2012 कहते हैं इसे। तो ये बनाया गया 1999 में। इसमें है सेक्सी विस यूनियन इंडियन केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। बाल एवं यौन शोषण से निपटने हेतु IPC पर्याप्त है, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रयास करे। इस दिशा में प्रयास करे। 2019 में पॉक्सो एक्ट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और पॉक्सो एक्ट 2022 में लागू किया गया। यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण योजना 2022 आई। यौन अपराध हो रहे हैं तो उससे बच्चों को संरक्षण करने के लिए। तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्ति को बच्चा जो है वो बच्चा माना जाता है और इस सभी को यौन उत्पीड़न और अश्लील कार्यों में उनके प्रयोग से सुरक्षा प्रदान करता है। यौन अपराध व्यक्तियों की प्रकृति
के लिए सेक्सुअल एसोलेक्शन है, यानी धाराएं बनाई हैं सेक्सुअल एक्सोलेक्शन के लिए प्रावधान और लक्षण की प्रावधान हैं। प्रमुख प्रावधान और लक्षण क्या है? किसी विश्वासपात्र अधिकारी या निकटतम व्यक्ति द्वारा किए गए यौन अपराधों के अंतर्गत क्रूरतम या संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सजा का प्रावधान है। फिर दोषी व्यक्ति को भले ही वह अपराध करने में असफल रहा हो तो भी सजा देने का प्रावधान है। अपराध में अभिप्रेरक या सहयोगी भी सजा का प्रावधान, यानी जो सहयोग कर रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। फिर यौन उद्देश्यों से बच्चों पर यौन उद्देश्य है तो उससे बच्चों का व्यापार को भी यौन अपराध की श्रेणी में रखते हुए उनके लिए सजा का प्रावधान है। उपरोक्त 3 प्रकार के अपराधों के लिए सजा या दंड 3 वर्ष से आजीवन कारावास, 3 वर्ष से अधिक जीवन कारावास भी दिया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उपरोक्त 3 प्रकार के अपराध सजा और दंड और कारावास दिया जा सकता है। अत्यधिक गंभीर यौन उत्पीड़न के संदर्भ में दोषी पर अपने को निर्दोष सिद्ध करने का दायित्व, यानी दोषी खुद अपने आप को निर्दोष साबित करेगा इसमें। फिर न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर बच्चों के हितों को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा, यानी बच्चे का हित किस बात में है इस पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चे से विधिवत जांच प्रक्रिया, सबूतों के रिकॉर्ड और अपराध के ट्रायल की सुविधा दी जाएगी बच्चे को, कि यानी वो रिकॉर्डिंग है अपराध के जो चीज़ें हैं तो वो बताए। फिर मीडिया पर यह प्रतिबंध है कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चे की पहचान को सार्वजनिक नहीं करेगा। तो मीडिया पर प्रतिबंध है। बच्चों को राहत और उनके पुनर्वास का प्रावधान है। इस अधिनियम के बारे में प्रचार प्रसार द्वारा जागरूकता फैलाने का प्रावधान है। तो अधिनियम के बारे में क्या है कि जागरूकता फैलाई जाए, प्रचार प्रसार किया जाए कि बच्चों के अधिकार क्या है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन तक का पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग का है। तो इस अधिनियम में क्रियान्वयन जो होता है, इस अधिनियम में क्रियान्वयन का क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण होता है। इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग की है। अब ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट 2020, तो जो 2020 का एक्ट है इसमें आया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? 2018 में मद्रास उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया कि 16 वर्ष की आयु के बाद सहमति से यौन एवं शारीरिक संबंध या किसी प्रकार के अन्य कृत्यों को पोक्सो एक्ट के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलों में बाल यौन शोषण के मुकदमे के लिए केंद्र से वित्त पोषित अदालतें गठित करने का आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र में क्या हुआ, केंद्र से क्या कहा कि वित्त पोषित की जो अदालतें हैं उन्हें गठित करने का आदेश दिया। और 2012 में पॉक्सो एक्ट के लागू होने के बाद भी यौन उत्पीड़न संबंधी अपराधों के मामले में वृद्धि हुई है। तो इसमें क्या है कि उन्नाव गैंग रेप, कठुआ में बच्ची से दुष्कर्म हत्या के बाद उपजे व्यापक जन आक्रोश हुआ और अपराध कानून संशोधन अधिनियम 2018 आया। तो उसमें थोड़ी संशोधन किया गया। अब है 2020 का एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट 2020। इसमें संशोधन है नहीं, पॉक्सो एक्ट 2020 के तहत बाल यौन शोषण के पहलुओं पर उचित ढंग से निपटार के लिए था। तो पॉक्सो एक्ट 2012 आया, तो इसमें धाराएं बहुत सारी थी, जैसे 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 34, 32, 35, 45, 42, 45 में संशोधन किया गया और निम्न प्रमुख थे।
उनमें बहुत सारी चीज़ें संशोधन किए गए 2020 में पॉक्सो एक्ट में। बच्चे जो 12 वर्ष तक के बच्चे पर गंभीर यौन शोषण करने वाले बालों को मृत्युदंड एवं नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। फिर पॉक्सो अमेंडमेंट एक्ट 2020 में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान। तो जो 2020 है तो उसमें बाल पोर्नोग्राफी है, उस पर लगाम लगाने के लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। फिर केंद्र और राज्य सरकारों को बच्चों के लिए आयु उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करना, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जा सके। तो केंद्र और राज्य सरकारों जो है तो करेंगी इसमें बच्चों के लिए आयु उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम तैयार करना है और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। व्यक्तिगत सुरक्षा के अंतर्गत बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन मंचों पर उनकी पहचान से संबंधित सुरक्षा के उपाय। तो व्यक्तिगत सुरक्षा की जाए, बच्चों की शारीरिक सुरक्षा के साथ ही ऑनलाइन मंचों पर भी उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है इनमें। भावनाओं को स्वास्थ्य सुरक्षित हो, मानसिक स्वास्थ्य भी उसमें शामिल हो। राज्य सरकारों को बाल उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित बाल संरक्षण नीति तैयार करने का निर्देश दिया गया है। ये समीक्षा क्या है? निश्चित रूप से पॉक्सो एक्ट बच्चों के रक्षोपाय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसे निकटतम एवं उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के लिए कठोर सजा का प्रावधान न केवल इस तरह के अपराध से बच्चों को विशेष संरक्षण दिए, मतलब एक अपराध है जो बच्चों को विशेष संरक्षण देता है, बल्कि उसमें पीड़ित बच्चों तो इससे संरक्षण देता है, बल्कि क्या करता है, बल्कि इसमें पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता पर बल देकर बच्चों के कोमल मन को समझने का प्रयास किया गया है और इस अधिनियम में उसको समाहित किया गया है। यद्यपि 2020 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन करके इनको और अधिक कठोर एवं तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया है, तथापि जरूरत है कि विधि परिवर्तन एजेंसियों द्वारा इस कानून के समुचित क्रियान्वयन की और लोगों में इस कानून के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की, तभी इस कानून द्वारा बाल संरक्षण और रक्षोपाय की दिशा में विकसित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर इसके संबंध में द जुडिशली जस्टिस 2000 एक्ट 2015 में आया। जुडिशली जस्टिस एक्ट भी बोलते हैं, जिसमें 2015-2016 में लागू किया गया है। इसका परिचय क्या है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 के पुनर्व्याख्या हेतु दिए गए निर्देशों के आधार पर बनाते हुए द जुडिशली जस्टिस एक्ट 2015 को 15 जनवरी 2016 को पूरे देश में लागू किया। इसके प्रावधान क्या हैं? तो इसके प्रावधान है कि यह अधिनियम बच्चों को 2 श्रेणी में विभाजित करता है। एक 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, दूसरी 16 वर्ष से नीचे के बच्चे। यह अधिनियम जघन्य अपराध में लिप्त है, जघन्य अपराध अगर होता है, जघन्य अपराध में लिप्त 16 से 18 वर्ष के बच्चों अथवा किशोरों पर वयस्क के समान मुकदमा चलाने का प्रावधान करता है। प्रत्येक जिले में एक या अधिक जुडिशली जस्टिस बोर्ड के गठन का प्रावधान है। तो प्रत्येक जिले में इनका गठन होगा, जिसमें एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और जिसमें एक महिला होगी।
तो इस तरह के गठन का प्रावधान है। फिर इसमें 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों द्वारा किए गए अपराधों की जांच जुडिशरी मजिस्ट्रेट बोर्ड द्वारा की जाएगी और जांच के बाद निर्धारित किया जाएगा कि किशोर अपराधी को पुनर्वास हेतु भेजा जाए या उस पर एक वयस्क की भांति मुकदमा चलाया जाए, तो वो बताएगी रिपोर्ट। फिर जुडिशरी मजिस्ट्रेट बोर्ड की रिपोर्ट बाल न्यायालय को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर बाल न्यायालय यह निर्णय लेगा कि दोष पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए या फिर बच्चे की तरह, और उसे परामर्श निगरानी में बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। तो इसमें प्रावधान है। फिर प्रत्येक जिले में एक बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है, यानी बाल कल्याण के लिए समिति बनाई जाएगी। पुनर्वास देखभाल संरक्षण वाले किशोरों हेतु संस्थागत कार्यों को करेगी। जस्टिस एक्ट जो है, जुडिशरी जस्टिस एक्ट, इसमें किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, यानी किशोर जो अपराध कर रहे हैं 3 श्रेणियों में बांटा जाए। जघन्य अपराध गंभीर होंगे जो, फिर घोर अपराध व छोटे होंगे, मामूली अपराध होंगे। जघन्य अपराध जिन्हें के लिए आईपीसी और अन्य विधियों के तहत न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है और इनमें गैर जमानती होगा, यानी जमानत नहीं होगी, तथा बालक न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा कि बालक है कि नहीं। फिर गंभीर घोर अपराध, इसके लिए आईपीसी अन्य विधियों के तहत 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और इसमें गैर जमानती तथा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होगा कि मतलब बालक है कि नहीं। तो इस तरह गैर जमानती होगा और मजिस्ट्रेट इसका विचार करेगा। फिर मामूली, जिसमें आईपीसी और अन्य विधि के तहत अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, 3 ही वर्ष तक की सजा दी जाएगी। तो इसके भी नॉन कैनिजेबल है या वैल्यूएबल है, यानी जमानती है, तो इसमें जमानत मिल जाएगी और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाएगा। मृत्युदंड आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। फिर 2016 से 18 वर्ष के किशोरों पर गंभीर घोर या मामूली छोटे अपराध करने पर वयस्कों की भांति को तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उनको दोषी 21 वर्ष की आयु के बाद गिरफ्तार किया गया हो। तो तभी वयस्कों की तरह मुकदमा चलेगा जब 21 वर्ष के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया हो। इस अधिनियम में विभिन्न अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। बच्चों को ड्रग्स देने पर 7 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों की खरीद फरोख्त में 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। बच्चों की भीख मंगवाने में 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। तो इस तरह के प्रावधान को संविधान निकाय का दर्जा देने का भी प्रावधान किया गया है। तो समीक्षा है कि इस अधिनियम की सर्वाधिक आलोचना हुई। आलोचना में क्या हुआ, उसके 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की प्रावधान किया गया, तो इसकी आलोचना हुई। फिर सीपीआई और अन्य सुविधाओं के अनुसार कानून का आधार विधि यानी विवादित बच्चों का सुधार और पुनर्वास होना चाहिए, ना कि प्रतिशोध लेना होना चाहिए, यानी बच्चों को सुधार में भेजा जाए। फिर जस्टिस जे वर्मा के अनुसार हमारे सामाजिक ढांचे की वजह से कानून का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए, यानी जस्टिस जे वर्मा कह रहे हैं कि इसका कानून और ज़्यादा सरल सामान्यीकरण नहीं होना चाहिए। निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया कांड में जे वर्मा समिति का गठन किया गया था और इस अधिनियम का परिरक्षण करने वाली मानवीय संसाधन मंत्रालय की संसदीय समिति के अनुसार 16 से 18 वर्ष के बच्चों के साथ वयस्कों की तरह पेश आने से कानून के समक्ष संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो बावजूद इसके यह अधिनियम 18 से 16 वर्ष के बच्चों द्वारा किए जाने वाले जघन्य अपराधों के मामले में इन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान गंभीर और मामूली अपराध की स्थिति में 21 वर्ष
21 वर्ष के बाद पकड़े जाने पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का प्रावधान पूर्ण रूप से कानून में निहित कमियों को दूर करता है कि हाँ, बाद में पकड़ा जा रहा है तो फिर उस तरह से चलाएंगे, और ऐसे बच्चों द्वारा किए गए अपराध से पीड़ितों को न्याय प्रदान करता है। साथ ही इस अधिनियम में जेजेबी के द्वारा जांच के उपरांत ही अपराध की गंभीरता के बारे में निर्णय लेने का प्रावधान है। इस अधिनियम के कारण होने वाली गलतियों की संभावना से बचाव करता है, परंतु यह भी तथ्य है कि इस अधिनियम का समुचित लाभ तभी संभव है जब इसके बारे में लोगों को जागरूक करें और इसके क्रियान्वयन और न्यायिक प्रक्रिया में निहित दोषों को दूर किया जाए। और जुवेन जनरली जस्टिस एक्ट 2021 किया गया संशोधन इसी दिशा में सराहनीय कदम है। जनरली जस्टिस एक्ट है जो है अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसमें 2021 के प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने वर्ष 2020 में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट का ऑडिट किया और पाया कि CCIS 90% गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इसमें क्या पाया इन्होंने? CCI एक्ट वर्ष 2015 में संशोधन किए जाने के बाद 39% CCI पंजीकरण नहीं थे और 20 वर्ष से कम CCI विशेष रूप से लड़कियों के लिए असम में स्थापित नहीं किए गए थे। 26% में बालक कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रत्येक जांच में से 3 CCI शौचालय नहीं था और 10 में से 1 CCI पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था और 15% से अलग बिस्तर या आहार भोजन का प्रावधान नहीं था। फिर CWS सदस्यों की नियुक्ति के लिए पर्याप्त मानकों को भी फिर से परिभाषित करने की जरूरत महसूस की गई। लागू कानून के तहत 3 तरह के अपराधों यानी हल्के, गंभीर, घृणित को परिभाषित किया गया था, परंतु यह देखा गया कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो ऊपर बताई गई श्रेणियों में शामिल नहीं होते। संशोधन द्वारा ऊपर बताई गई श्रेणियों में शामिल नहीं होते हैं और शामिल नहीं होने वाले अपराधों को समाहित करना जरूरी हो गया है। तो जैसे गोद लेने संबंधी बढ़ते मामलों पर त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। और फलतः 2021 में जो आया जनरली जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चाइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन 2021, इसमें घोर अपराध को परिभाषा का विस्तार किया गया। यानी घोर अपराध क्या है, इसकी परिभाषा। तो घोर अपराध के अंतर्गत ऐसे अपराध शामिल है जिसमें IPC या किसी अन्य विधि के तहत 3 वर्ष से अधिक या 7 वर्ष से अनिवार्य रूप से न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध हो तो उसे घोर अपराध ही की श्रेणी में वो आएंगे, जिन्हें 3 वर्ष से अधिक की सजा हो रही है। और 7 वर्ष से अधिक के अधिकतम कारावास उपबंध है किंतु कोई न्यूनतम कारावास या 7 वर्ष की न्यूनतम कारावास का उपबंध नहीं है। फिर उपबंध की प्रकृति में संशोधन। तो गंभीर उपबंध की जो प्रकृति है, तो गंभीर और घोर अपराध संज्ञेय गैर जनजाति की जगह अज्ञेय और गैर जनजाति होगा।